हेलो बच्चों, आज आपका FMBDA का पेपर हुआ। इजी बट एट द सेम टाइम बहुत लेंदी पेपर था। सारे MCQs, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, फटाक से इन सब चीज़ों की डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका MCQ का था, इसके आंसर्स मैंने टिक करके रखे हैं। एक बार बस गो थ्रू कर लेते हैं। पहला सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस दिए थे आपको, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम। ये सारी चीज़ें बेसिकली उसके अंदर कवर होकर आती है। लाइन चार्ट्स आते हैं, मैप्स आते हैं, स्कैटर प्लॉट्स आते हैं। तो उसका आंसर था ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट सवाल था, इफ द ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.22 एंड द सेल्स फॉर द ईयर इज 75 lakhs एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 42, देन EBIT इज इक्वल टू। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिया था। ऑपरेटिंग लेवरेज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन, EBIT और ऑपरेटिंग लेवरेज तीनों का लिंक है। तो क्या क्या है हमारे पास ऑपरेटिंंग लेवरेज दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है क्योंकि सेल्स दिए हुए हैं और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 75 माइनस 42 करेंगे तो 33 का आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। और फिर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.22, कंट्रीब्यूशन यू नो इज 33, व्हाट विल बी EBIT, कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ 27। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन बी। तीसरा सवाल वापिस ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर ही है। ऑपरेटिंग लेवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ, तो हमको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग, कोई भी लेवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से आती है। ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से आती है। फाइनेंशियल लेवरेज इंटरेस्ट या डिविडेंड जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है उसकी वजह से आता है। और कंबाइंड लेवरेज दोनों का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन थे, एक था फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट है, पर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट है जो फाइनेंशियल लेवरेज का पार्ट है। वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कोई लेवरेज आता नहीं है। और स्टेप कॉस्ट मतलब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल में के फिक्स कॉस्ट की वजह से इफेक्ट आता है। तो उसका आंसर होना चाहिए ऑपरेशनल कॉस्ट, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसका अगला सवाल था, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन। देखो, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो शॉर्ट टर्म तुमको पैसे, जो बेसिकली तुमको सामान बेचते हैं और एक साल में तुमसे पैसा मांगते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, मतलब इन सब का टाइम होरिजन हमेशा 1 साल या उससे कम ही होता है। तो इनको लॉन्ग टर्म से लेना देना नहीं है, उनको शॉर्ट टर्म से लेना देना है। क्या मैंने इसको जो माल बेचा ये आने वाले 3 महीने में मेरे को मेरा पैसा पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनको ना तुम्हारी प्रॉफिट से लेना देना है, उनको ना तुम्हारी लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन से लेना देना है, ना तुम्हारी डेट पोजीशन से लेना देना है, क्योंकि डेट पोजीशन भी लॉन्ग टर्म होती है। उनको इमीडिएट बेसिस पे उनका पैसा मिल सकता है, क्या ढूंढना है, मतलब भी उसका आंसर होना चाहिए लिक्विडिटी पोजीशन, जो इमीडिएट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश आने वाले 1 साल के अंदर कितने करंट एसेट और कितने करंट लायबिलिटी उसके ऊपर फोकस करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। उसके बाद में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन इंक्रीज करंट रेशो। तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें कौन करंट रेशो को हेल्प नहीं करता। करंट रेशो का सबको फॉर्मूला पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो तभी बढ़ेगा जब भी करंट एसेट आपके बढ़ेंगे या फिर करंट लायबिलिटी आपकी कम होगी। करेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो करंट रेशो को हेल्प नहीं करती, वो पूछ रहा है। तो पहला बोल रहा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बाय स्टॉक। अगर आपने डिबेंचर्स इशू करके स्टॉक खरीद लिए तो डिबेंचर तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ाएगा, पर आपका स्टॉक बढ़ेगा, मतलब भी आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा। तो इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर करंट रेशो। और उनको चाहिए कौन सी चीज़ जो हेल्प नहीं करती। तो इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं है। वैसे ही बोल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स जा रहे हैं पर उसके साथ तुम्हारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं मतलब भी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, मतलब वापस आपका करंट रेशो इंप्रूव होगा उसकी वजह से। तो ये भी उसका आंसर नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, वापस वही है, क्रेडिटर्स को पे करना है, तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो करंट लायबिलिटी कम होगी। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। और लास्ट बोल रहा है, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय न्यू मशीन। आपने अगर बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया और आपने नई मशीन खरीद ली तो आपका ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ जाएगा, मतलब आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपका करंट रेशो हेल्प नहीं करेगा, ये इनफैक्ट करंट रेशो को आपका कम करवाएगा, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज योर करंट रेशो। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है करके पूछ रहा है, मतलब आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को नॉक ऑफ करना है और करंट ऑप्शन को ही टिक, करेक्ट ऑप्शन को ही टिक करना है। तो बोल रहा है, अ हायर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज नॉट डिज़ायरेबल। नॉट डिज़ायरेबल, ये आप अगर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो अच्छा हो रहा है तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये बोल रहा है। ये तो गलत बात है ना। अगर आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बढ़ रहा है, मतलब आपका सामान बेचना, पैसा उधारी पे बेचना, पैसा कलेक्ट करना, ये चीज़ें और अच्छे तरीके से इंप्रूव करेंगी और बिजनेस को फ़ायदा देगी।
तो ये तो हर कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि मेरा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बढ़े. मोर शुड बी द मूवमेंट ऑफ माई डेटर्स, सेल्स टू डेटर्स एंड डेटर्स टू कैश की मूवमेंट जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छा है. तो बिकॉज इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. इंटरेस्ट कवरेज रेशो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट. इंटरेस्ट कवरेज रेशो टैक्स रेट पे डिपेंड करता है. क्या पूछता है? अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला देखोगे तो उसमें हम लोग हमारे इंटरेस्ट को डेट के साथ कंपेयर करते हैं. और याद रखना, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं वो तो हमेशा EBIT से पे होता है, मतलब उसमें तो टैक्स माइनस ही नहीं होता. तो टैक्स का इंटरेस्ट के आउटफ्लो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपका एज इन आउटफ्लो से लेना देना नहीं है. वो टैक्स बचाएगा, अलग बात है. बट एज फार एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कंसर्न, टैक्स का लेना देना नहीं है. बिकॉज वी से द फॉर्मूला इट इज़ EBIT. इंटरेस्ट कितना है और EBIT कितना है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं अपन एक तरीके से. तो इसमें कहीं पे भी टैक्स इफेक्ट में आता नहीं है. वैसे तीसरा पूछ रहा है इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो मीन्स इंक्रीज इन सेल्स. आपका नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ गया मतलब भी आपके सेल्स भी बढ़ गए. ये तो गलत बात है. नेट प्रॉफिट रेशो आपके एक्सपेंसेस कम होने की वजह से भी नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ सकता है. वही दो फर्म्स जो सेम सेल्स कर रही है, एक ने अगर खर्चे कम कर दिए तो उसका नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ेगा. अगर एक के खर्चे ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट रेशो कम होगा. तो अगेन ये नेसेसरली हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ रहा है मतलब ही सेल्स भी बढ़ रहा है. तो ये भी गलत ऑप्शन है. और लास्ट रेशो बोल रहा है लोअर डेट इक्विटी रेशो मीन्स लोअर फाइनेंशियल रिस्क, विच इज़ ऑब्वियसली करेक्ट. जितना डेट इक्विटी रेशो कम है उतना आपका डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल के अंदर कम होते जा रहा है, मतलब आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम होती जाएगी. तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए. नेक्स्ट सवाल बोलता है अ फर्म हैज़ EBIT ऑफ 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 80,000 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%. मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर NOI अप्रोच. NOI अप्रोच के हिसाब से फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? अगर NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अगर आप याद करोगे तो वो बोलता है डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन फर्म की ओवरऑल वैल्यूएशन पे इफेक्ट ही नहीं गिरा था. आपकी ओवरऑल वैल्यू सेम ही रहने वाली है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके इसके अंदर कितना डेट और कितना इक्विटी है. करेक्ट. इसके लिए पहले वो क्या करता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है जिसमें से डेट की वैल्यू माइनस करके इक्विटी की वैल्यू निकालता है. और बोलते हैं जिसका डेट ज़्यादा उसका उतना इक्विटी का रिस्क ज़्यादा और इसके लिए KE बढ़ते जाएगा. तो उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू EBIT अपॉन KO. तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, आपको EBIT दिया है क्वेश्चन में 50,000 और आपका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट भी 20% दे के रखा है. तो इट इज़ 50,000 डिवाइडेड बाई 20%, इट इज़ 2,50,000 रुपीज़. इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए. नेक्स्ट सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का क्या फीचर नहीं है? और पहला ही ऑप्शन बोलता है द मिनिमम लॉक इन पीरियड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 30 days. तो आपने अगर थियरी बराबर से पढ़ी रहेगी तो आप देखोगे उसके अंदर उसका लॉक इन पीरियड 30 दिन का नहीं होता है, मिनिमम लॉक इन पीरियड 15 दिन का होता है. इसका मतलब सीधा सीधा इसका आंसर ऑप्शन ए है. बाकी की जो तीनों चीज़ें दिख रही है, मिनिमम इशू साइज़ 1 लाख रुपया, ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, ये सारे उसके फीचर्स में काउंट होते हैं. मॉडल के अंदर ये दिया हुआ है बच्चों. अगला बात पार्ट बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म. फर्म जब भी अपनी क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करती है तभी इसमें से कौन सी चीज़ें के बारे में नहीं सोचा जाता. नॉट अप्लाइड. पहला क्रेडिट पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, ये तो ऑब्वियसली पहला तय करना है कि कितने दिन की उधारी देनी है. उसके बाद बोल रहा है लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट. बराबर ना, कितना उधारी पे बेचना है, कितना माल पे, कितना कैश पे बेचना है, ये भी पहले ही तय करेंगे. क्योंकि अगर जितना हो सके उतना कैश पे बेचने की कोशिश करेंगे और कम पे उधारी देने की कोशिश करेंगे, या फिर कितना उधारी देंगे तो कितना क्रेडिट का कितना सेल्स बढ़ेगा, ये भी पहले ही सोचा जाता है. तो ये भी उसका ही पार्ट है. कलेक्शन पॉलिसी, उधारी पे बेचने के बाद पैसा कैसे कलेक्ट होगा इसके बारे में भी पहले ही सोचा जाएंगे. खुद जाएंगे, रिकवरी एजेंट रखेंगे, क्या करेंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑब्वियसली क्रेडिट पॉलिसी से लेना देना नहीं है. आप कैश पे बेचो या उधारी पे बेचो, आपका सामान बनाने का खर्चे का आपका कितना दिन का उधारी है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. इसके लिए वो COGS उसका सही आंसर है. नेक्स्ट सवाल पूछता है अ कंपनी इज कंसिडरिंग 2 कैपिटल स्ट्रक्चर्स, प्लान A एंड प्लान B. प्लान A कंसिस्ट ऑफ 100% इक्विटी, ये पूरा इक्विटी देता है, इसके पास कोई डेट नहीं है. ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच. 10,000 शेयर्स 100 के हिसाब से मतलब इसका इक्विटी पूरा 10 लाख का है. प्लान B कंसिस्ट ऑफ 50% डेट एंड 50% इक्विटी, मतलब ये 5 लाख रुपए का डेट और 5 लाख रुपए की इक्विटी, इस हिसाब से काम करेगा. वेयर डेट इज ₹5 lakhs बोल रहा है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसका 10% इंटरेस्ट रेट है. और ये बचे 5 लाख इक्विटी के कैसे आए हैं, तो 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 5 लाख रुपये हो गए. तो बोल रहा है इफ EBIT इज 1,50,000 एंड द टैक्स रेट इज 30%, व्हाट इज द EPS अंडर प्लान B. प्लान B का EPS पूछ रहा है. EBIT दे के रखी है उसने 150. फॉर्मूला हमको सबको पता है. EBIT से पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, 5 लाख का डेट है, 10% इंटरेस्ट मतलब 50,000 इंटरेस्ट गया. EBT बचा 1 लाख रुपया, उसमें से इनकम टैक्स माइनस होगा 30%.
तो माइनस कर दिया तो ये आया EAT आया 70,000, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो यही आपकी अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। पर उसको चाहिए व्हाट इज़ द EPS, तो इस 70,000 को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ शेयर्स दे के रखे हैं 5,000 शेयर्स, तो 70,000 डिवाइड बाय 5,000, द आंसर इज ऑप्शन ए 14 रुपीज़। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट सवाल पूछता है गिवन द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%, मार्केट रिटर्न इज 11% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। इसके लिए एक मॉडल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसने फॉर्मूला दिया है के इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, जिसमें से आपको के दे के रखा है। अब के आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बता के रखा है, के कितना है, के है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, रिस्क फ्री रेट दे के रखा है 6%, बीटा ढूंढना है, मार्केट रिटर्न कितना परसेंट है तो 11% है और रिस्क फ्री रेट 6% ही है। बस फॉर्मूला में इसको पुट डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा विच इज़ 1.8। इसके लिए इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सवाल पूछता है द प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर टू मेक इट सिंपलर एंड कॉम्प्रीहेंड एनालाइज एंड विजुअलाइज इज, सीधी बात है, जहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं, हम वो लैपटॉप में भी करते हैं, हर जगह पे करते हैं, बराबर ना। जैसे बच्चों का डेटा है जहाँ पे रोल नंबर्स दिया, नाम दिए, स्कैटर्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, रोल नंबर वाइज सॉर्ट करता हूँ ताकि सीक्वेंशियली आए, ताकि मैं इजीली उसको क्या उसके साथ कैलकुलेशन कर सकूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डेटा सॉर्टिंग। अगला सवाल बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मॉडल में वापस तुम्हारी ये तीनों टाइप्स के बारे में बात हुआ है, ये तीनों जो टाइप दिख रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ये सारे क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। इसके लिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल पूछते हैं द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशो, DP मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो इज 60% एंड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, व्हाट शुड बी द ग्रोथ रेट अंडर द गॉर्डन मॉडल। कंपनी कितने % से ग्रो करेगी। कंपनी को ग्रो करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना ज़रूरी है, पैसा रखेगी, उसको री इन्वेस्ट करेगी, तभी जाके उसमें से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगी जो हमारी ग्रोथ है। तो अगर मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो 60% है, मतलब 100 रुपये का उनका अर्निंग आने पे 60 रुपये तो डिविडेंड ही पे होता है शेयर होल्डर को, तो कंपनी खुद के पास कितना रिटर्न करेगी, तो 40% ही रिटर्न कर पाएगी। तो 100 रुपये का EPS में से 40 रुपये रिटर्न हो रहा है जो री इन्वेस्ट हो रहा है, और कौन से % पे री इन्वेस्ट हो रहा है, तो 15% पे री इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस 40 रुपये पे 15%, 6 रुपये का मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा अगले साल से, विच इज़ माई ग्रोथ रेट। तो हेंस द ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशो, कितना आपने रिटर्न किया मल्टीप्लाइड बाय उसका ROI कितना है, तो इट इज़ 0.4 इंटू 0.15, द आंसर इज 6%। इसका आंसर ऑफ पॉइंट नंबर सी है। नेक्स्ट सवाल पूछता है विच फाइनेंशियल मेट्रिक इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फर्म्स कैश मैनेजमेंट एफिशिएंसी। आपने कैश किस तरीके से मैनेज की है ये समझने के लिए कौन सी चीज़ें मैटर करती है। GP तो प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ऑपरेटिंग भी प्रॉफिट से ही लेना देना है। इट इज़ द कैश कन्वर्जन साइकिल, आने के बाद कैश की मूवमेंट कैसे होती है, कितना माल पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन कितना समय लगा रहा है लाने के लिए, कितना देने के लिए समय जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैश कन्वर्जन साइकिल। तो दिस वर द आंसर्स ऑफ योर MCQ बच्चों। नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो सेक्शन बी प्रैक्टिकल पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पहला था, जहाँ पे आपको क्या था, रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन था, रिवर्स वर्किंग का कुछ डेटा दिया था। क्या दिया आपके, अकाउंट्स पेबल दी 100 लाख, तो मैं डेटा बस लिखते जाता हूँ, तुम्हें दिखाते जाता हूँ। अकाउंट्स पेबल कितने दिए, तो 100 लाख दिए। बाद में अकाउंट्स रिसीवेबल 50.48 दिए हुए है, ये 100 दिए हुए थे, ये 100 दिए हुए थे, ये 50.48 दिए हुए थे। एवरेज इन्वेंट्रीज 300 लाख, ये भी डेटा दिया हुआ है। बिल्डिंग एंड कैश कुछ है जिसके बारे में डेटा नहीं है हमारे पास। उसके बाद में कैश दिया है 50 लाख। बैलेंस शीट के आइटम्स जहाँ जहाँ पे बैलेंस शीट की फिगर से मैं डालते जा रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया 800 लाख की, तो COGS दिया आपका 800 लाख का। EBIT दे के रखी थी 180 लाख की। उसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड थी 250 लाख की विद 10% इंटरेस्ट, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड आपके ऑब्वियसली बैलेंस शीट में आएगा, तो ये 250 लाख लिख दिया, और उसका 10% के हिसाब से 25 का इंटरेस्ट भी आएगा बच्चों, 250 का 10%। उसके बाद फिर क्वेश्चन ने दिया था प्राइस पर शेयर इज 72, तो मार्केट प्राइस शेयर की 72 दे के रखी थी, और PE रेशो कंपनी का 18 दिया था। PE रेशो का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, इट इज़ MPS अपॉन EPS, तो उसका फॉर्मूला डाल दिया MPS अपॉन EPS इज इक्वल टू 18, जिसमें से आपको MPS उसकी 72 पता है, तो आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ EPS विच इज़ 4 रुपीज़। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या दिया था, टोटल एसेट्स दिए थे 1000 के, मतलब बच्चों टोटल एसेट्स 1000 के, मतलब भी टोटल लायबिलिटी भी 1000 हो गई।
अभी आप देखोगे बैलेंस शीट में फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब आपके करंट एसेट्स देके रखे और लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन दी थी जो पता नहीं थी, तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो 1000 में से वो दोनों फिगर माइनस करोगे तो आपको आपकी लैंड एंड बिल्डिंग मिलेगी। वैसे एसेट्स में भी लायबिलिटी में भी 1000 में से आपके पास 2 लायबिलिटी की फिगर है, तो आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये फिगर भी मिल जाएगी। आप देखोगे अभी बैलेंस शीट में एक अकाउंट्स पेएबल है मतलब करंट लायबिलिटी है, एक 10% वर्किंग कैपिटल 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल देखे रखा है मतलब डेट भी देखे रखा है, तो जो बचा रहेगा वो आपका इक्विटी रहेगा। उसके बाद में उसने क्या दिया है, टोटल एसेट्स के बाद में टोटल सेल्स दिए थे 1250 के, जिसमें से कैश सेल्स थे 100 lakhs के। तो टोटल उसने क्या दिया आपको, टोटल सेल्स दिए आपको 1250 के, जिसमें से कैश सेल्स है 100 के, मतलब ये ऑब्वियसली क्रेडिट सेल जो रहेंगे वो 1150 के रहेंगे। तो ये डेटा आपके सामने आ गया है, बस अभी इसके सवालों के जवाब हम ढूंढ सकते हैं। सॉरी, तो पहला क्या पूछा उसने, पहले उसने पूछा डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग से डेटर्स पैसा देने के लिए कितना दिन का समय लगाता है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ क्रेडिट सेल्स अपन एवरेज रिसीवेबल्स। दीज आर द फिगर ऑफ माई क्रेडिट सेल्स एंड दिस इज़ द फिगर ऑफ माई एवरेज रिसीवेबल्स। तो डेटर की साइकिल 1150 अपन 5048, ये साइकिल कितनी बार रिपीट होती है, तो 22.78 टाइम्स से साइकिल रिपीट होती है। तो ऑब्वियसली 22.78 टाइम्स अगर साल में साइकिल रिपीट होती है तो एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, तो इट इज़ 365 डिवाइडेड बाय 22.78 विच मीन्स ऑन एन एवरेज 16 दिन के बाद हमारा डेटर हमको हमारा पैसा देता है। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, डेटर्स टर्नओवर रेशो या फिर हाउ मेनी डेज में हमको हमारा पैसा मिल जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या पूछा था उस क्वेश्चन ने, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का EBIT अपॉन इंटरेस्ट, और ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ माई EBIT, माई EBIT इज़ 180 lakhs एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ माई इंटरेस्ट, इट इज़ 25। तो इट इज़ 180 lakhs डिवाइड बाई 25 lakhs, 7.2 टाइम्स हमारा आंसर है। मतलब जितना इंटरेस्ट देना है उसका 7.2 टाइम्स हमारी EBIT आती है। तो मेरा जो डिबेंचर होल्डर है वो सेफ़ है, क्योंकि उसको पता है कि उसका पैसा डूबने के चांसेस कम है, जितना कम रेशो उतना उसकी रिस्क ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है उसके बाद, द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस वॉज द नेक्स्ट इज डेट रेशो। डेट रेशो फॉर्मूला इज ऑब्वियसली डेट अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, मतलब इट इज़ डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी फंड्स, डेट और इक्विटी दोनों का मिला के टोटल। तो हमने ढूंढा है बच्चों, ये मेरा डेट है 250 और डेट और इक्विटी कितना रहेगा, तो इट इज़ 650 प्लस 250। तो उसका आंसर कितना आएगा, 250 अपॉन 650 प्लस 250, आंसर इज 0.277, या फिर टोटल कैपिटल का 27.7% डेट कैपिटल है, बचा हुआ जो है वो आपका इक्विटी कैपिटल है। उसके बाद अगला पार्ट पूछ रहा था उसने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। बराबर ना, स्टॉक आना जाना साइकिल कितनी बार रिपीट होती है, तो इट इज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS वी नो नाउ इज 800 lakhs एंड एवरेज स्टॉक इज गिवन टू बी 300 lakhs। तो 800 डिवाइडेड बाय 300 इट इज़ 2.67 टाइम्स। स्टॉक की मूवमेंट साल भर में कितनी बार होती है, तो 2.67 टाइम्स हमारा स्टॉक मूव होता है ड्यूरिंग द पीरियड। एंड लास्ट इज व्हाट इज दे आर आस्किंग इज अर्निंग पर शेयर, जो तो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था जब भी डेटा लिखा तभी, तो पी रेशो के बेसिस पे EPS निकाला था, EPS वॉज 4 रुपीज़। सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द A पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो B पार्ट क्या था बच्चों, B पार्ट था अ फर्म वांटेड टू नो वेदर इट बिलोंग्स टू द नॉन बैंक्रप्सी क्लास ऑफ द फर्म्स। बैंक्रप्ट है क्या नॉन बैंक्रप्ट है, उसके ऊपर कुछ मॉडल्स है, उसमें से उसको कोई मॉडल अप्लाई करके समझना है कि उसकी बैंक्रप्ट होने की रिस्क कितनी है। सर्टन फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज द अल्टमैन्स Z स्कोर मॉडल एंड प्लेस द फर्म इन द अप्रोप्रिएट क्लास। तो Z स्कोर फॉर निकालो और बताओ कि आपका फर्म का रिस्क कितना है। तो क्या क्या डेटा है हमारे दिया है हमारे सामने, सेल्स दिए, EBIT, टोटल एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटीज, रिटेन अर्निंग्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वर्किंग कैपिटल। मेजर फोकस जाना चाहिए बच्चों, मार्केट वैल्यू दे के रखिए, बुक वैल्यू नहीं दी है, मार्केट वैल्यू दे के रखिए, बस इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू दे के रखी है, प्लस फॉर्म में भी ऐसे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की फॉर्म नहीं बोली है। तो आपको पता है कि 2 मॉडल्स थी, एक 68 का था और एक 83 का था। पहला मॉडल जो था वो मार्केट वैल्यू होने पे अप्लाई होता है, करेक्ट। सेकंड मॉडल जो है वो बुक वैल्यू के केस में अप्लाई होता है, प्लस स्पेसिफिकली और कुछ तरीके की फॉर्म्स देके रखी है, उन फॉर्म्स को ही प्राइवेट प्लेसमेंट्स इन सबको बेसिकली अप्लाई होता है। यहाँ पे तो ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है, तो 68 का ही मॉडल अप्लाई होगा।
तो मॉडल का फॉर्मूला लगाने के लिए, उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमको 5 चीज़ें निकालनी पड़ती है। पहला वो निकालेंगे, पहले x1 निकालेंगे। फॉर्मूला इज़ वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल दे के रखिए, किधर है वर्किंग कैपिटल, ये रहा, ये 8 लाख है और टोटल एसेट्स कितना है तो 40 लाख है। तो 8 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, उसका आंसर आएगा 0.2। x2 इज रिटेन अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स। रिटेन अर्निंग्स इज 24 lakhs एंड टोटल एसेट्स इज 40 lakhs, तो द आंसर इज 0.6। x3 is EBIT upon total assets. EBIT is 10 lakhs and total assets remains at 40 lakhs. So the answer is 10 lakh upon 40 lakh, 0.25. x4 is market value of equity upon book value of total liabilities. So what is my market value of equity? They have given it to be 80 lakhs and total liabilities, book value of total liabilities is 16 lakhs. So 80 lakhs upon 16 lakhs, it is 5. And x5 is sales या turnover upon total assets. Turnover is given to be 20 lakhs and total assets is given to be 40 lakhs. The answer is 0.5. बस फिर उस फॉर्मूला में डालेंगे 1.2 x1 प्लस 1.4 x2 प्लस 3.3 x3 प्लस 0.6 x4 प्लस 1 x5, जहाँ पे x1 से लेके x5 की फिगर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है। तो उस फॉर्मूला में डालेंगे तो उसका आंसर आता है 5.405। बच्चों यहाँ पे एक सिंपल आपको याद रखना है फॉर्मूला में के हिसाब से क्या x1 से लेके x5 की डेफिनेशन है, उसका z का फॉर्मूला क्या है, और फाइनली उसकी लास्ट की कैटेगरी आती है। उसमें हमने पढ़ा है कि z अगर 2.99 के ऊपर रहेगा तो वो नॉन फेल्ड या नॉन डिस्ट्रेस्ड है, 1.81 के नीचे रहेगा तो फेल्ड या डिस्ट्रेस्ड है, और अगर बीच में रहेगा तो मिक्सचर है। तो पहला स्लैब, हाईएस्ट स्लैब 2.99 के ऊपर है और ये हमारी जो फिगर आई है ये 2.99 के ऊपर ही है, तो आपका फाइनल आंसर होगा ये नॉन फेल्ड या नॉन डिस्ट्रेस्ड फॉर्म है, जिसको बैंक्रप्सी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। I hope the question is clear to everyone. Next comes question number 4A. क्वेश्चन नंबर 4A क्या पूछ रहा था आपसे, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, कॉमन साइज का है। कॉमन साइज क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फर्म्स के या एक ही फर्म के दो अलग अलग साल के इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स कंपेरेबल इसके लिए नहीं है, बिकॉज दोनों साल की सेल्स की फिगर अलग अलग है। तो इसके लिए पूछ रहा है प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड इंटरप्रेट द सेम। तो बना और उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करो। तो है तो इजी, सिर्फ थोड़ा लेंदी है बच्चों, टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में नेट सेल्स को हमेशा 100% लिखते हैं दोनों साल के, और हर साल की हर एक फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स निकालते हैं। तो जैसे नेट सेल्स, आपको याद रखना है बच्चों, ग्रॉस सेल्स नहीं लेने हैं, आपको नेट सेल्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न माइनस हुए तो बचा हुआ जो रहेगा वही आपका नेट रेवेन्यू है। तो इसके नेट सेल्स याद रखना है, इस साल की नेट सेल्स है 10 लाख और इस साल की फिगर है 12 लाख। तो सारा फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स से दिखाना है। तो बच्चों पहला है COGS, इसका 6 लाख था, तो सेल्स, नेट सेल्स में से COGS माइनस किया 6 lakhs एज अ परसेंटेज ऑफ 10 lakhs, इट इज़ 60%। एंड उसका कितना है तो इट इज़ 660 एज अ परसेंटेज ऑफ 12 lakhs, तो इट इज़ 55%। तो सेल्स में से COGS माइनस किया, आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो ऑब्वियसली बचाव 40% होगा और यहाँ पे 45% होगा। उसके सामने अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, दो चीज़ें, एक है एडमिन एक्सपेंसेस, एक है सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए दोनों लिख लेंगे, एडमिन और सेलिंग। हर एक फिगर को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 85,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 लाख एंड दिस इज 2 लाख एज अ परसेंटेज ऑफ 10 लाख। करेक्ट? तो इसके लिए इसका आंसर आएगा इधर 8.5% एंड 20%, और वैसे इधर आएगा 114 एज अ परसेंटेज ऑफ 12 लाख, 193,200 एज अ परसेंटेज ऑफ 12 लाख। तो हमने इसका भी कैलकुलेशंस कर लिए, ये फिगर आएंगी। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो चीज़ें दी है अभी आपको, नॉन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, उसमें दो चीज़ें लेनी है अपने को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेम करना है 24,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 lakhs एंड 36,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 10 lakhs। तो दिस इज 2.4% एंड दिस इज 3.6%। अभी ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ऐसा करके आपको फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा, और ऐसा करके हमारा कैलकुलेशन तो हो जाएगा। तो फाइनली इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि उसने उसके साथ साथ उसको इंटरप्रिटेशन भी पूछा है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सर हमारा नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि क्या चीज़ें दिखती है, एक मेरा COGS का परसेंटेज 60 का 55% हुआ, मतलब सामान बनाने का बेसिक खर्चा ही हमने कम कर दिया। हालांकि आपके बेसिक अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसका सेल्स से कोई लेना देना नहीं है वो बढ़ तो रहे, क्यों? क्योंकि आपकी सेल्स की फिगर इंक्रीज हुई है। पर ये जो दोनों फिगर्स है, याद रखना बच्चों, ये जो दोनों फिगर्स है ये आपका एक तरीके का फिक्स्ड एलिमेंट ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो इसका सेल्स से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स बढ़ गया है, पर आपका खर्चा आपका कोई खर्चा तो आप देखोगे ध्यान से, तो कुछ खर्चा जो है वो बढ़ गया है और कुछ खर्चा ऐसा है जो कम हुआ है।
तो जो बड़ा है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बाबा इसका सेल से कोई लेना देना नहीं था, तभी भी ये खर्चा क्यों बढ़ गया। ऐसा हुआ है क्या कि हमने एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी हायर की है जिसकी वजह से खर्चा इंक्रीज़ हुआ है, क्यों खर्चा इंप्रूव हुआ है, उसके बारे में कंपनी को सोचना चाहिए। और लास्ट के जो दोनों आइटम थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसका तो वैसे सेल से डायरेक्टली कोई लेना देना है नहीं, तो हमको देखना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि बाबा ऐसी कौन सी चीज़ें घटी जिसकी वजह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस में इफेक्ट गिरा है। But the overall effect is that the business profit percentage has increased from 10.3% to 17.81%, and the primary reason behind it is your sales has increased and your COGS percentage has decreased. किसी भी बिजनेस में COGS का COGS ये हमेशा मेजर कॉस्ट होती है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो उसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उसका अगला वाला क्वेश्चन, प्रकाश पेसर्स हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है। आपके पास किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर्स और टर्म लोन दिए। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है और लास्ट में पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट। बुक वैल्यू वेट को इस्तेमाल करके आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, रिटेन अर्निंग्स निकालना है, प्रेफरेंस और डेट की कॉस्ट निकालनी है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला, फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट इज इट सेइंग? मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹32। शेयर की मार्केट प्राइस 32 है, मतलब योर P0 इज 32। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड पर शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर। अगले साल का डिविडेंड कितना रहेगा? तो D1 इज ₹2 एंड देर इज अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% इन डिविडेंड। ग्रोथ रेट कितना दिया है? 10% दिया। बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट, वी विल यूज गॉर्डन्स अप्रोच विच इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, तो इट इज 2 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 0.10। तो 2/32 करो, जिसमें प्लस 0.1 ऐड करो, विल गेट द आंसर विच इज 16.25%। दे हैव गिवन नथिंग अबाउट रिटेन अर्निंग्स इन विच ऑल्सो बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर्स। तो आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी कितना रहेगा? तो 16.25% होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आइटम है? तो प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? तो ₹100 है। कूपन रेट उसका 14% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ₹14। देन इट सेज प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। रिपे करते वक्त ₹5 के प्रीमियम पे रिपे करेंगे, मतलब मेरी रिडीमेबल वैल्यू इज ₹105 आफ्टर 8 ईयर्स। तो उसका लाइफ कितना है? तो लाइफ इज 8 ईयर्स एंड करेंटली ट्रेडेड एट ₹84। तो उसका नेट प्रोसीड्स आज की तारीख में 84 है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करते हैं प्लस RV माइनस NP अपॉन N। कितना मिला, कितना पे करना है, दोनों के बीच में का डिफरेंस, होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP अपॉन 2, एवरेज फंड्स यूज इंटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज ₹14, RV इज 105 एंड NP इज 84। तो इट इज 105 माइनस 84 होल डिवाइडेड बाय 8। ये डिविडेंड की कॉस्ट है प्लस ये एम्बोल्टाइज्ड कॉस्ट है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू गॉट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू पे अपॉन द एवरेज फंड्स यूज विच इज 105 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2। If you solve this, you will get the answer which is 17.59%. Similarly, the next item is debentures. Debenture redemption will take place. First, it is saying face value is 100, interest rate is 12%, which means your interest amount is ₹12. But in case of debentures, you get tax benefit on interest, and hence the given tax rate is 40%. So my T is 0.4. Then it says it will redemption will take place after 7 years. So the life is 7 years, N is 7, and it says at a premium of 5 and the current market price is 90. Same like the last part. Premium is ₹5, so hence my redeemable value is ₹105 and the net proceeds is 90. Same formula, instead of preference dividend over here it is interest. So it is I plus RV minus NP upon N whole divided by RV plus NP upon 2. But because यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कॉस्ट निकालते वक्त उस पर 1 - T करना पड़ेगा। तो आई की जगह पे 12 डाल दिया, RV के जगह पे 105 डाल दिया और NP के जगह पे 90 डाला और टैक्स रेट 40% इंसर्ट किया। यू गेट द आंसर विच इज़ 8.7%। सो दैट वाज अबाउट डिवेंचर्स। तो ये भी हो गया। लास्ट दे हैव गिवन नथिंग अबाउट टर्म लोन, तो वी विल डायरेक्टली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एन इरिडीमेबल डेट। बट द प्रॉब्लम इज but because it's a debt, we will get tax benefit on it. Because it's a loan, we get the tax benefit on it. So it is, the cost is I 1 - T. So we pay 11%, but we get a tax benefit of 40%. It is not 0.04, it is 0.40. So we get a tax benefit of 40%. So your net after tax cost is 6.60. So now finally we will be able to calculate the weighted average cost. जहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये सारे के सारे तुम्हारे कैपिटल सोर्स लिख दिए. We took the capital amount, equity 200, retained earnings 100, preference share 100, so on and so forth. So these are the amounts.
After tax cost we have already calculated, it is 16.25% for equity, 17.59% for preference. तो ये फिगर्स डाल के कितना पे करना है आफ्टर टैक्स वो निकाला, इनका टोटल ले लिया 95.74 ओवर द कैपिटल यूज्ड ऑफ 750. So your weighted average cost becomes 12.77%. So this was the answer of that part where you are supposed to calculate weighted average cost of capital. So we move to the next question. 5A 5B दोनों के दोनों कैपिटल बजटिंग के ऊपर के क्वेश्चन थे. 5A क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रपोजल एंड सजेस्ट वेदर द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. एनपीवी निकालेंगे. व्हाट इज द डेटा गिवन? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, कितने का फिक्स एसेट खरीदा है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कितना डालना पड़ेगा. सैल्वेज वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ 3 years इज 2 लाख. 2 लाख रुपीज़ एंड ऑफ द लाइफ मिलेंगे. एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, ऑपरेशन से कैश इनफ्लो कितना मिलेगा टैक्स पे करने के पहले 3 lakhs. Income tax rate is 30%, which is applicable both for profit as well as capital gain, and your cost of capital is 18%. Depreciation important क्या बोलता है, कौन से मेथड से चार्ज करो, WDV, और वो भी कौन से रेट पे, तो 40% पे. तो सिंपल एनपीवी निकालेंगे बच्चों, निकाल के दिखाएं. वैसे तो ईजी है पर कैलकुलेशन से कुछ. पहला तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख विच इज़ एन आउटफ्लो. देन इट सेज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल विच इज़ ऑल्सो एन आउटफ्लो. तो ये 5 लाख का भी आउटफ्लो था, ये 5 लाख का भी आउटफ्लो है, 1 लाख का भी आउटफ्लो है. बट वी नो दैट वर्किंग कैपिटल वी गेट इट बैक एट द एंड ऑफ द लाइफ. So we multiply 1 lakh by the PU factor of year 3, which is given obviously in the question. So that becomes your return of working capital. So this is 60,860. Last two figures you are supposed to understand. Next comes your salvage value 2 lakhs. तो ऑब्वियसली बच्चों ये इन्फ्लो है पर उसके सामने कुछ कैपिटल गेन आ सकता है, वो देखना पड़ेगा. उसका वर्किंग नोट किया है देखो. यू गेट द सैल्वेज वैल्यू ऑफ 2 lakhs, बट अगेंस्ट दैट तुमको अगर प्रॉफिट टैक्स पे करना है तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना हुआ है, और प्रॉफिट तुम्हारी सेलिंग प्राइस को तुम्हारी WDV के कंपैरिजन से मिल सकती है. तो वी नो दैट वी परचेज एसेट वर्थ 5 लाख रुपीज़ एंड द डेप्रिसिएशन इज 40% WDV. सो ऑन 5 लाख 40% फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन, दिस इज WDV, ऑन विच 40% डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर एंड WDV, उस पर 40%, दिस इज द थर्ड ईयर एंड WDV. सो द WDV वॉज 1 lakh 8, but we sold for 2 lakhs, we got a profit of 92. Remember, it's not tax, it's a profit of 92, on which 30% we will pay tax of 27,600. So we'll sell the asset for 2 lakh, against which 27,600 is the amount of tax which we are paying. तो हमको मिलेगा 172,400, पर ये आज नहीं मिलेगा, ये 3 साल के बाद मिलेगा. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर की PV फैक्टर से. सो यू गेट द फिगर ऑफ 104,923, which is the net sale proceeds from the sale of the asset in present value terms. I hope it is clear. Last is annual cash inflow before tax. ऑपरेशन से कमाया हुआ कैश इनफ्लो, अगेन उसका भी वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा. सो हाउ वी गेट इट? वी दो एवरी ईयर इट इज़ 3 लाख रुपीज़ ऑफ कैश इनफ्लो. रिमेंबर, बिकॉज इट्स WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर. तो हमको कैलकुलेशन भी हर एक साल का अलग अलग करना पड़ेगा. बच्चों ये कैश इनफ्लो है, मतलब इसमें नॉन कैश वाले एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ है, ना टैक्स माइनस हुआ है, क्योंकि कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स बोला है. पर टैक्स को अगर पे करना है तो टैक्स के लिए डेप्रिसिएशन एक अलाउेबल एक्सपेंस है. तो पहले हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जिसकी फिगर्स हमने ऊपर ही कैलकुलेट की थी जब भी हमने हमारा नेट सेल प्रोसीड निकाला था. तो पहले डेप्री को माइनस किया तो मेरे को मेरा PBT मिला. PBT में से मैंने टैक्स पे किया 30% के हिसाब से, तो क्योंकि ऑपरेशनल प्रॉफिट के ऊपर भी 30% टैक्स बोला है, तो मुझे पैट मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट ये निकालते वक्त डेप्रिसिएशन भी माइनस हुआ है, जो एक नॉन कैश एक्सपेंस है. जबकि मैंने कितना पैसा ढूंढना है तो मेरे को डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा. तो वो कर दिया. तो दिस इज़ माई CPAT, बट दिस इज द फिगर ऑफ 3 डिफरेंट ईयर्स. सो आई मल्टीप्लाई देम विथ द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ ऑल द 3 years. तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CPAT मिलेगा, और जब भी मैं इन तीनों को ऐड करूँगा आई गेट दिस फिगर विच इज़ 546. सो आई राइट डाउन दिस फिगर ओवर हियर एंड आई गेट द फिगर ऑफ माई नेट प्रेजेंट वैल्यू. So this was the answer about calculation of NPV. So we move ahead बच्चों. What was the next question? Next question was about calculation of, it says calculate IRR. They want you to calculate IRR. क्या question दिया है? Project requires initial investment of rupees 5 lakh. 5 lakh rupees की investment है. Ensures net incremental inflow of 1,50,000 per annum before deduction of depreciation and tax. Tax और depreciation minus करने के पहले 1,50,000 का आपका बेसिकली इन्फ्लो आता है. The fixed facilities level is having expected to have an economic life of 5 years. 5 साल की लाइफ है, और at the end of which the scrap value is 1 lakh rupees. Depreciation important is on SLM basis.
तो वन फिगर फॉर ऑल इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा. एंड द टैक्स रेट इज़ 40%. Cost of capital is 10%. They have given you PV factors for 10%, 11%, and 12%. So how to make calculation? We know IRR is the rate where your present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow. So let's see the calculation. तुम्हारा आउटफ्लो एक ही है बच्चों. तुमने इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, कितना रुपए डाल रहे हो तुम लोग? 5 लाख रुपए डाल रहे हो. सो दिस इज योर कैश आउटफ्लो. बट अगेंस्ट इट तुम्हारा इनफ्लो कितना आने वाला है? तो यू आर गोइंग टू गेट अ फिगर ऑफ 150 एवरी ईयर. रिमेंबर दिस फिगर इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. एक तो लास्ट क्वेश्चन जैसा कर सकते हैं, या फिर डेप्रिसिएशन का अलग ही इफेक्ट देखते हैं. तो क्या मैं उसको डेप्रिसिएशन को अगर मैं अलग रखूँ, आई नो आई एम गोइंग टू गेट 150 एवरी ईयर, बट रिमेंबर दिस इज द फिगर बिफोर टैक्स, करेक्ट? It is before tax, so on which I will be paying tax at the rate of 40%, so I will get only 60% of 150, which means every year from operational profit excluding depreciation benefit I am going to get 90,000. But again I will get the benefit of depreciation as well, but depreciation के लिए ना कोई पैसा आता जाता है, पर depreciation का टैक्स जो बचेगा वो भी तो फ़ायदा है. तो depreciation कितना आएगा? तो कॉस्ट कितनी है एसेट की बच्चों? 1,50,000 की कॉस्ट. अपना 5 लाख की कॉस्ट है, 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, मतलब नेट कॉस्ट आपकी 4 लाख है. 4 लाख है और लाइफ कितना है इसका? तो 5 ईयर्स है. मतलब योर एनुअल डेप्रिसिएशन इज 80,000. दैट इज़ नॉट योर बेनिफिट बिकॉज वो पैसा आता जाता नहीं है, पर उसके ऊपर जो टैक्स बचेगा वो तो आपका फ़ायदा है. और टैक्स रेट कितना दिया आपका? 40% दिया है. तो 80,000 का 40%, 32,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर का टैक्स बेनिफिट. सो यू अर्न 90,000 फ्रॉम ऑपरेशनल कैश इनफ्लोस. यू सेव 32,000 ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, प्लस obviously at the end of the life you will get 1 lakh rupees as scrap value. But remember this is only one time figure, तो सिर्फ ये 5th ईयर में आएगी. तो तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आई गेट द फिगर ऑफ टोटल कैश इनफ्लोस 122 फॉर फर्स्ट 4 years एंड फॉर 5th ईयर इट इज़ 222. तो वही कैलकुलेशन दिखा मैंने कैसा है. तो व्हाट इज़ IRR? IRR इज़ द रेट जहाँ पे आप इनको डिस्काउंट करने के बाद आपका जो प्रेजेंट आउटफ्लो आया था 5 लाख उसके साथ मैच करो. तो उन्होंने जो 2 फिगर्स दिए उसी के बीच में आंसर आना चाहिए. तो पहले मैंने 11% ये जो फिगर ले ली ऊपर की, सबसे पहले 122 एंड 222. पहले 11% के हिसाब से मैंने टोटल दिया, तो इट इज़ 5,10,000. मतलब 11% पे मैंने 5-10 कमाया, जबकि मेरा 5 लाख का ही खर्चा है. मतलब मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, मतलब मेरी कमाई अभी भी 11% के ऊपर है. तो मैंने 12% पे कैलकुलेट किया, आंसर आ रही है 496. द आंसर इज बिटवीन सीधा 5 लाख रुपीज़ इज बिटवीन 510 एंड 496, which means your IRR is between 11% and 12%. तो फाइनली फिर हमने वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाया. 11% प्लस मेरे को 5,10,000 से 5 लाख पे आना था. आई वांटेड 10,000 का डिफरेंस, जबकि दैट 1% गिव मी द डिफरेंस ऑफ 510 माइनस 496. सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दैट 1% विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम फॉर 5,10,000 to 5 लाख? तो यू गेट दैट 0.75. यू एड इट टू 11%, you get the answer as 11.75%. So that was the answer of the IRR which was required. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर. तो इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों. अगला वाला क्वेश्चन आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का है, पर रिमेंबर इट इज़ ऑन कैश कॉस्ट बेसिस. कैश कॉस्ट बेसिस वाला है, मतलब इसमें सिर्फ कैश वाले एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है. यहाँ पे नॉन कैश चीज़ों को कंसिडर करना नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन है. तो क्वेश्चन क्या बोलता है? JBC लिमिटेड सेल्स गुड्स एट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%. GP 25% है एंड डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ये 25% निकालते वक्त डेप्रिसिएशन भी कंसिडर हुआ है, याद रखना, जो लेना नहीं है बिकॉज ये कैश कॉस्ट बेसिस का क्वेश्चन है. फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन. सेल्स एट 2 months क्रेडिट इज 18 lakhs. मटेरियल कितने का कंज्यूम किया? वेजेस, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दिए, और उनका क्रेडिट टर्म्स दे के रखा है आपको. द कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. 1 महीने का स्टॉक रखते हैं रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का, और 1 लाख रुपये कैश में रखते हैं. तो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस एज्यूमिंग 15% सेफ्टी मार्जिन. तो सबसे पहला बिकॉज कैश कॉस्ट बेसिस है, इसमें हमको डेप्रिसिएशन कंसिडर करना नहीं है, तो कितना डेप्रिसिएशन है वो निकाल देते हैं. तो ऐसे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, दे हैव गिवन यू सेल्स ऑफ 18 lakhs ऑन विच देयर इज अ 25% प्रॉफिट. तो 25% निकाल दिया, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 1350. रिमेंबर इट इज़ दी ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस हुई है, जबकि आपके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इट इज़ 450, 360 एंड 480. तो द टोटल इज ओनली 1290, जबकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1350 थी. मतलब भी बचा 60,000 ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कैश में इनकर नहीं हुआ है, मतलब भी वो आपकी डेप्रिसिएशन की फिगर है. Is that clear? So we know that this depreciation of 60,000 is to be excluded from the calculation because the question is on cash cost basis. तो अगर मैं मेरी टोटल कैश कॉस्ट पूछूँ तो ये कैश मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आएगी,
पर जिसमें अभी तक मैंने सिर्फ मटेरियल, लेबर और कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिए थे, उसमें बाकी की दोनों खर्चों को भी ऐड करूँगा 120 एंड 60, तो यू गेट 1290 प्लस 120 प्लस 60, योर टोटल मैन्युफैक्चरिंग टोटल कैश कॉस्ट बिकम्स 14,70,000. So I now finally calculate calculation of working capital on cash cost basis. So first it is sales, 2 months credit. Sales बच्चों है वो है जिसको सामान बेचा है, मतलब उसमें बनाने का भी खर्चा है और उसमें एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ लेना है. Hence for 2 months credit I will consider the total cash cost which was how much, 14,70,000 into 2 by 12. So this is the figures of my figure of debtors. Apart from that what they are saying, material consumed 1 month credit, material जिससे हमने खरीदा है. See there is no opening and closing stock, which means whatever is the consumption, the same has to be the figure of your purchases. So 450 is the purchase and 1 month credit. So your creditors figures, I have already calculated the figure of sales. If I have already calculated the figure of sales for my creditors, it is 450 into 1 by 12, which is 37,500. Similarly, wages paid is 360 and 1 month credit, so it is 360 into 1 by 12 is 30,000. For cash manufacturing expenses, it is 480 with again 1 month time lag, so 480 into 1 by 12 is 40,000. Admin expenses 120 with again 1 month time lag, so 120 into 1 by 12 is 10,000. Sales promotion is 60,000, but it is saying paid quarterly in advance. मतलब ये outstanding नहीं है, prepaid है, मतलब ये asset में आएगा. There are 4 quarters out of which 1 quarter is in advance. So 60,000 into 1 by 4 is 15,000. The company keeps 1 month stock of raw material and the raw material amount is obviously 450. So 450 into 1 by 12, this is the stock of raw material. And finished goods. Finished goods is also 1 month stock. We know that finished goods are those goods are produced but not sold. So they are valued at cash manufacturing cost of 1290. They are valued at cash manufacturing cost of 1290. So it is 1290 into again 1 month stock. So it is 1290 into again 1 by 12. It is 1,07,500. लास्ट में बोल रहा है हमको 1 लाख रुपए कैश का रखना है, तो उसमें कैश को भी ऐड कर दिया. तो यू गेट द फिगर ऑफ टोटल करंट एसेट, यू गेट द फिगर ऑफ टोटल करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे. लास्ट में बोल रहा है कि हमको 15% मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है सेफ्टी के लिए. तो जो अमाउंट आया है उसमें 15% ऐड कर दिया. 445,625 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इजी क्वेश्चन था. इस तरीके के क्वेश्चंस है, हर जगह पे दिखते हैं. तो फिर इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों. क्वेश्चन 6b, इट सेज हिमालय रेफ्रिजरेंट परचेजेस 1,600 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट एनुअली फ्रॉम बोल्ट एंड पिंस एसोसिएटेड. और ये EOQ ये सब दिख रहा है, मतलब मटेरियल से जुड़ा हुआ चीज़ दिया है. तो एनुअल परचेज कितना है, 1,600 है बच्चों. तो योर A इज 1,600. Annual cost of holding an inventory is ₹8. So your carrying cost is given to be ₹8 and your ordering cost is ₹100. First it is asking you what is EOQ. EOQ का फॉर्मूला तो सबको पता है, √2AO/C. डालेंगे तो 200 का आंसर आएगा. नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसके लिए. वो क्या बोलता है, इफ़ द कंपनी ऑपरेट्स 320 days a year. अगले इसके लिए बोल रहा है कंपनी साल का 320 दिन काम करती है और साल के 1600 यूनिट्स की ज़रूरत है. मतलब योर कंजम्पशन पर डे इज 5 यूनिट्स पर डे, 1600 डिवाइडेड बाय 320. मटेरियल प्रोक्योरमेंट इज 10 days. 10 दिन लगता है सामान आने के लिए, जिसको लीड टाइम बोला जाता है. तो लीड टाइम इज गिवन टू बी 10 days एंड द सेफ्टी स्टॉक इज 20 यूनिट्स. और हम हमेशा हमारे पास सेफ्टी के लिए कितना रखते हैं, तो 20 यूनिट्स रखते हैं. एज मिनिमम कंजम्पशन इज इक्वल टू एवरेज. जो मिनिमम है वही एवरेज है, वही मैक्सिमम है, सब सेम है. तो पहला उसको क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस द सेफ्टी स्टॉक. तो मैक्सिमम दिन का 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और 10 दिन लगता है माल आने को. तो 5 into 10 50 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज गिवन टू बी 20. सो द आंसर इज 70 यूनिट्स. नेक्स्ट इट इज आस्किंग यू मैक्सिमम एंड द मिनिमम लेवल. मैक्सिमम लेवल इज ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम. ROL तो निकाला है 70, नथिंग स्पेसिफाइड. EOQ इज ROQ, तो दिस इज 200 माइनस मिनिमम कंजम्पशन. कंजम्पशन एवरीवेयर इज सेम, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम सब सेम है. 5 units consumption and 10 days is the lead time. So if you put the answer, you get the answer as 220. And similarly, what is the formula of minimum level? It is reorder level minus average consumption into average lead time. तो reorder level हमने already calculate कर दिया था, which is 70 माइनस कंजम्पशन इंटू लीड टाइम. वही रहने वाला है हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एवरेज कुछ डिफरेंस नहीं है. तो 70 माइनस 50 इट इज़ 20 यूनिट्स. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है,
वो आपका डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर का क्वेश्चन था। जयंत क्रिएटी हैज़ अ कैपिटल ऑफ 10 lakhs इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10 लाख रुपए का कैपिटल है। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट par, मार्केट प्राइस भी 100 रुपये ही है। द कंपनी प्रपोजेस डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर। कंपनी सोच रही है कि 10 रुपये का डिविडेंड दिया जाए इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द रिस्क क्लास ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू 12%, मतलब उसका KE कितना है तो 12% है। तो व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो बस डेटा वही लिख लिया है। KE उसका 12% है। कितने शेयर्स है आज की तारीख में तो 10,000 शेयर्स है। आज की मार्केट प्राइस 100 रुपये है। कंपनी का 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है करके कंपनी ने क्वेश्चन ने बताया है। सेकंड पार्ट भी इधर ही लिख दिया मैंने। और वो इन्वेस्टमेंट वो आगे की चीज़ है। पहले के लिए देखते हैं बच्चों, करंट P0 इज इक्वल टू P1 प्लस G1 अपॉन 1 प्लस KE। आज की प्राइस इज इक्वल टू 1 साल बाद की प्राइस प्लस 1 साल बाद का डिविडेंड, दोनों को डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस KE करेंगे तो आज की प्राइस मिलेगी। तो यहाँ पे आपको P0 आज की प्राइस दी है 100 रुपया, P1 ढूंढना है। अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो D1 0 रहेगा एंड 1 प्लस KE 0.12। अगर ये डालेंगे, इसको डालेंगे तो इसका आंसर आएगा 112 रुपया। मतलब आज की प्राइस अगर 100 रुपये है, 12% अगर रिटर्न है और अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो 1 साल बाद इस शेयर का प्राइस 112 रुपया रहेगा। पर अगर डिविडेंड अगर हम 10 रुपये दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उतना प्राइस 10 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 112 माइनस 10, द आंसर इज 102। सो दैट वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पूछ रहा है, एज्यूम दैट द कंपनी पेज डिविडेंड, मतलब उसका सेकंड पार्ट एप्लीकेबल होता है, बोलता है हमको, एंड द कंपनी हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs एंड वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs। हमको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख रुपए हमको इन्वेस्ट करना है। हाउ मेनी शेयर्स मस्ट बी इशूड, कितना शेयर्स हमको इशू करना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है ना, लॉजिकल है, आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तभी भी पता होना आना चाहिए। आपके पास है, आपने प्रॉफिट कितना कमाया 5 लाख, पर यहाँ पे बोल रहा है एज्यूम दैट अ कंपनी पेज डिविडेंड। कितने शेयर्स हैं हमारे पास, तो 10 लाख का इक्विटी शेयर्स था 100 रुपये वाला, मतलब 1 लाख शेयर्स थे और हर शेयर पे कितना रुपए का डिविडेंड था, अपना 10 रुपये का डिविडेंड था। करेक्ट, मतलब भी 1 लाख रुपए का तो डिविडेंड ही जाएगा। तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, 4 लाख। जबकि इन्वेस्ट करना है अपने को 10 लाख, मतलब अपने को बैलेंस कितना कैपिटल रेज करना पड़ेगा 6 लाख। और अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो जब भी शेयर इशू करने जाएंगे तभी शेयर का प्राइस 102 रुपया चलता रहेगा। तो 6 lakhs divided by 102, 5883 will be the number of shares that will be required to be issued. This was the answer of that part. Understood? थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तभी भी इसका आंसर आ जाने चाहिए बच्चों। तो लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। लेवरेज के ऊपर का क्वेश्चन है, अल्फा लिमिटेड विच हैज एन एंगेज इन द बिजनेस फॉर लास्ट 5 years फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर इट्स प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड एट 23। सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, 23 रुपीज़ पर यूनिट दे के रखा है। टोटल सेल्स इज 1,45,000 यूनिट्स। तो मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया, यूनिट सोल्ड 1,45,000, 23 का आपका सेलिंग प्राइस है तो ये आपके सेल्स हो गए। देन इट सेज योर फिक्स कॉस्ट इज 280 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 17। तो वेरिएबल कॉस्ट 17 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कॉन्ट्री आ गया जिसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो EBIT आ गया। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो मेरे पास 10 लाख का डेट है, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,10,000 का इंटरेस्ट चला गया। तो आई गेट द फिगर ऑफ EBT। फ्रॉम EBT आई नीड टू रिड्यूस टैक्स, टैक्स रेट इज गिवन टू बी 30%, तो 30% ये भी माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। कितने शेयर्स है, तो 20 लाख का कैपिटल है और फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपया है, मतलब 2 लाख शेयर्स थे तो उसको मैंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो मैंने EPS में निकाल दिया। तो मैंने पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट ही बना दी। पहला सवाल पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट दैट शुड बी सोल्ड सो दैट द अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0। अगर मेरा EBT 0 चाहिए तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए। बच्चों आई नो contribution minus fixed cost is EBIT, EBIT minus interest is EBT. So I know contribution minus fixed cost minus interest is EBT. Correct or incorrect? Contribution minus fixed cost minus interest is EBT. Therefore, can I say, therefore total contribution is equal to EBT plus fixed cost plus interest. And I want EBT to be 0. Whereas fixed cost and interest are fixed in nature. इनका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे को 1,10,000 का इंटरेस्ट और 2,80,000 का फिक्स कॉस्ट पे करना है, मतलब मेरे को टोटल 390 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। जबकि मेरे को एक यूनिट से 6 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलता है, मतलब ये 65,000 यूनिट्स बेचने पे मेरा EBT 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इट सेज इफ द EBIT इंक्रीजेस टू 3 times व्हाट विल बी द EAT। EBIT 3 times होगा तो कितना आएगा EAT। तो बस इनकम स्टेटमेंट ही बनाना है। तो EBIT 3 times होगा तो अभी 590 था, 590 का 3 times होगा तो ये 1770 होगा।
उसके आगे की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, EBIT के आगे इंटरेस्ट है जो फिक्स नेचर का है, तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे 110, जो बचेगा उसके ऊपर 30% टैक्स भी माइनस करेंगे. तो फ्रॉम दिस आई रिड्यूस 110 ऑफ इंटरेस्ट, आई गेट द फिगर ऑफ EBT. फ्रॉम दिस आई रिड्यूस 30% टैक्स, आई गेट द फिगर ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स. एंड लास्ट इट इज सेइंग व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, जिसके लिए आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, दिस इज EBIT अपॉन EBT एंड दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. We know the figures of contribution, we know the figure of EBIT and we know the figure of EBT. Operating leverage is contribution upon EBIT, financial leverage is EBIT upon EBT, combined leverage is contribution upon EBT. तो ये कैलकुलेट करने पे विल गेट द आंसर 1.47, 1.23 एंड 1.8125. तो बच्चों इस तरीके से ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे. उसके आगे का थियोरेटिकल क्वेश्चन है विच आई थिंक यू कैन मैनेज. तो दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल पेपर वाज ऑफ FM. इट वाज अ इजी क्वेश्चन पेपर बट इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर. तो आई विल कंक्लूड दिस सेशन. आने वाले सेशन के अंदर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पेपर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा मैं. तो चैनल की तरफ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों. ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के आंसर्स मैं इस सब चैनल में पोस्ट करते रहता हूँ. बाय एवरीवन.